नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भाजपा की भव्य तिरंगा यात्रा, बाइक रैली में उमड़ा जन सैलाब। हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहर की सड़कों पर राष्ट्रभक्ति का जश्न। वन विभाग परिसर में बड़े पेड़ की कटाई ने खड़े किए सवाल। मंदिर निर्माण या सुरक्षा कारण, वजह अब भी रहस्य। 17 वार के बाद भी युवक की बची जान, सिम्स डॉक्टरों का कमाल। सकरी क्षेत्र की चाकूबाजी वारदात में मौत के मुंह से लौटा घायल। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का 12 सूत्रीय मांगों पर धरना। कुन्हेर गार्डन में 300 महिलाओं ने बैठकर जताया आक्रोश। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। आजादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी ने आज 13 अगस्त को भव्य तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया। यह रैली शाम 4 बजे जगमल चौक से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए नेहरू चौक में संपन्न हुई। जिला भाजपा के नेतृत्व में निकली इस यात्रा में जिले के सभी मंडलों के वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली का शुभारंभ जगमल चौक स्थित बर्फ फैक्ट्री से हुआ। तिरंगे से सजी सैकड़ों मोटरसाइकिलें राष्ट्रभक्ति के नारों के साथ पूरे शहर में जोश और उत्साह का माहौल बना रही थी। रैली का मार्ग जगमल चौक से प्रारंभ होकर पंडित देवकी नंदन दीक्षित चौक और पोस्ट ऑफिस चौक से होते हुए नेहरू चौक तक रहा। पूरे मार्ग पर लोगों ने जगह जगह तिरंगा लहराकर और फूल बरसाकर रैली का स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, क्रेडा अध्यक्ष व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभी नेताओं ने हाथ में तिरंगा थामकर देशभक्ति के नारों के साथ रैली का नेतृत्व किया। रैली में शामिल नेताओं ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य देशवासियों में राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान की भावना को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि तिरंगा केवल एक झंडा नहीं बल्कि देश की एकता, अखंडता और आजादी का प्रतीक है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाले गए हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे सभी नेतागण और देश के सभी नागरिक इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। इस यात्रा के माध्यम से हम देश की एकता और अखंडता को, इस देश की एकता को सूत्र में मानने के लिए यह तिरंगा यात्रा निकाली गई है और पूरे देश भर के नागरिक इस यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। इसके पीछे एक उद्देश्य कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। इसलिए पूरे देश के लोगों के लिए आह्वान है, हमें उन वीर महापुरुषों को याद करने का दिन है, स्मरण करने का दिन है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, हंसते हंसते गोलियों को अपने सीने पर उतार लिए। कितनी यातनाएं सहने के बाद भी भारत माता की आन बान और शान को कभी झुकने नहीं दिया। हमें उन वीर महान शहीदों को स्मरण याद करने का दिन है और यह संकल्प लेने का दिन है कि हम सब राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए हम कृत संकल्पित होकर के हम सब एकजुट होकर करेंगे। इस यात्रा के पीछे यही उद्देश्य है। शहर वासियों में भी इस रैली को लेकर उत्साह देखा गया। सड़क किनारे खड़े बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं तिरंगा लहराते हुए रैली का हिस्सा बनते नजर आए। मोटरसाइकिल सवार कार्यकर्ता तिरंगा लेकर आगे बढ़ते रहे। नेताओं ने अपने संबोधन में लोगों से अपील की कि 15 अगस्त को सभी अपने घर, दुकान और कार्यालय पर तिरंगा अवश्य फहराएं ताकि देश की स्वतंत्रता के 78 वर्ष पूरे होने पर हर कोना तिरंगे के रंग में रंगा दिखे। बिलासपुर में तिरंगा यात्रा 15 अगस्त के पूर्व निकाली गई है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मुख्य उद्देश्य सहित तो 15 अगस्त के उपलक्ष्य में घर घर में तिरंगा लगे और ये कोई किसी का उत्सव व्यक्तिगत नहीं बल्कि राष्ट्रीय हमारा त्योहार है और इसमें हर घर में तिरंगा लगना चाहिए। इस राष्ट्रीय उत्सव में सबको शामिल होना चाहिए और जो आज़ादी के जो जश्न मना रहे हैं उसमें सबके शामिल होकर के शिरकत करनी चाहिए। ऑफिस में भी उनके तिरंगा लगना चाहिए, प्रतिष्ठान में भी तिरंगा लगना चाहिए, घर में भी तिरंगा लगना चाहिए और घर घर तिरंगा लगना चाहिए।
रैली के समापन पर नेहरू चौक में राष्ट्रीय गीत गाया गया और सभी ने मिलकर तिरंगे को सलामी दी। कार्यक्रम का अंत भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ हुआ। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। यह मामला साल 2015 की भर्ती गड़बड़ी से जुड़ा है। उस समय तत्कालीन अध्यक्ष देवेंद्र पांडे के कार्यकाल में 106 लोगों की अलग अलग महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की गई थी। आरोप था कि भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई। इस मामले में हाई कोर्ट ने पहले फैसला सुनाया था, जिसे चुनौती देते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अंततः फैसला जिला सहकारी बैंक के पक्ष में आया। बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील सोढ़ी ने बताया कि लगभग 10 साल पुराने इस विवाद का अब निपटारा हो गया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला बैंक की साख और पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि इस भर्ती गड़बड़ी के चलते लंबे समय तक कानूनी लड़ाई चली और कई नियुक्तियों पर सवाल उठे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय के बाद बैंक के पक्ष में स्थितियां साफ हो गई हैं। ये 2011 से 2015 के बीच में कुछ कर्मचारियों की अनियमित भर्ती हुई थी। उस समय के जो मैनेजमेंट थे उन्होंने नियमानुसार रजिस्ट्रार ऑफिस से अनुमति लेकर भर्ती करना था, एक वो कमी थी। और दूसरा, जो मेरिट लिस्ट जो हमें IBPS से मिली थी, उसके बाद जो इंटरव्यू के नंबर उन्होंने सेट किए थे उसमें मैनिपुलेट करके इन्होंने कुछ फर्जी भर्ती मतलब दूषित प्रक्रिया मानी गई है। तो ये दूषित प्रक्रिया के लिए इन्हें 106 कर्मचारी थे, उसमें उन्हें बाहर कर दिया गया था। तो ये अपीली कोर्ट में कर्मचारी गए हुए थे। तो ये 8-9 साल बाद अभी DB का आदेश हमें प्राप्त हुआ कि 3 महीने के अंदर इनके ऊपर जो भी आपको इनकी बातों को सुनते हुए, इनकी व्यक्तिगत इनको सुनवाई का मौका देते हुए, इनकी बातों को रखते हुए दोबारा निर्णय करें। 3 महीने का समय दिया और कहा कि जो आप निर्णय लेना चाहें ले सकते हैं। तो हमारे द्वारा पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए स्टाफ कमेटी के मध्य ही जांच प्रतिवेदन रखा गया और ये निर्णय लेके सुप्रीम कोर्ट को हमने आदेश भेज दिया और आज इसकी हियरिंग थी और वहाँ पर उनका प्रकरण खारिज हो गया। राष्ट्रीय देहदान दिवस के अवसर पर बुधवार को बिलासपुर के आयुर्वेदिक महाविद्यालय में भव्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले भर के चिकित्सा विशेषज्ञ, शिक्षाविद, छात्र छात्राएं और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को देहदान के महत्व के बारे में जागरूक करना और समाज में इस नोबल कार्य के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना था। संगोष्ठी की शुरुआत दीप प्रज्वलन और स्वागत भाषण से हुई। महाविद्यालय के व्याख्याता ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि देहदान केवल चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के प्रति एक बड़ा मानवीय योगदान है। उन्होंने बताया कि आज भी देश में चिकित्सा शिक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में मानव शरीर उपलब्ध नहीं हो पाते, जिससे मेडिकल छात्रों को पढ़ाई में कठिनाई होती है। अंगदान एवं देहदान दिवस के अवसर पर शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस संगोष्ठी का उद्देश्य जो है वो जन सामान्य को अंगदान के लिए जागरूक करना था और साथ ही देहदान के लिए भी हम जागरूक करना चाह रहे थे। इसमें इस कार्यक्रम में अपर कलेक्टर महोदय दुबे सर उपस्थित हुए थे, विभिन्न सामाजिक संस्थाएं उपस्थित हुई थी। सिम्स के HOD एनाटॉमी डॉक्टर चिक्खा जांगड़े मैम का व्याख्यान हुआ है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जन सामान्य अंगदान एवं देहदान के लिए जागरूक हो और चिकित्सा के छात्रों को हम देहदान के लोग जागरूक हो और विभाग को लोग शिक्षा से देहदान करें, ताकि हम चिकित्सा के छात्रों को उनके अध्ययन अध्यापन के लिए जो है देह प्राप्त कर उसमें डिसेक्शन का कार्य पूर्ण कर सकें। देहदान से मेडिकल छात्रों को मानव शरीर की संरचना और विभिन्न रोगों के अध्ययन में सीधी मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि मृत्यु के बाद शरीर का उपयोग चिकित्सा विज्ञान के विकास में करना एक ऐसा कार्य है जो आने वाली पीढ़ियों को लाभ पहुंचाता है। यह भी बताया गया कि देहदान की प्रक्रिया सरल है और इच्छुक व्यक्ति एक लिखित सहमति पत्र भरकर इसे कर सकता है। इस अवसर पर देहदान की शपथ लेने वाले कई लोगों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। संगोष्ठी में द्वितीय सत्र में छात्राओं द्वारा पोस्टर प्रेजेंटेशन और पेपर प्रेजेंटेशन का भी कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें अन्य कॉलेजेस के जो है प्राइवेट कॉलेज के हैं और जो रायपुर में जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ के छात्र भी उपस्थित हैं।
यह कार्यक्रम न केवल एक जागरूकता अभियान था, बल्कि समाज को यह संदेश देने का भी प्रयास था कि इंसान अपनी मृत्यु के बाद भी शिक्षा, चिकित्सा और मानवता की सेवा में योगदान दे सकता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटारे के लिए मध्यस्थता एक प्रभावी, त्वरित और सौहार्दपूर्ण उपाय है। इसी उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 1 जुलाई से 7 अक्टूबर 2025 तक विशेष मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा मध्यस्थता केंद्रों के माध्यम से कराया जाएगा। बता दें कि मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विवादित पक्ष आपसी संवाद और सहमति से न्यायालय की औपचारिक सुनवाई के बिना मामले का समाधान करते हैं। यह प्रक्रिया समय और धन दोनों की बचत करती है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार इस अभियान में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत पारिवारिक विवाद, संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावों के मामले, आपसी सहमति से तलाक, किराया विवाद तथा अन्य सिविल व आपराधिक मामलों का निपटारा प्राथमिकता से किया जाएगा। सभी जिलों के न्यायालयों में मध्यस्थता केंद्र सक्रिय रहेंगे, जहां प्रशिक्षित मध्यस्थ मामले का समाधान कराने में सहायता करेंगे। मध्यस्थता के माध्यम से समाधान होने पर न केवल पक्षकारों को शीघ्र राहत मिलेगी, बल्कि न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या भी घटेगी। यह न्यायिक प्रणाली के सुचारू संचालन में सहायक होगा। नमस्कार भाइयों एवं बहनों, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर आपके विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के संयुक्त तत्वाधान में मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति MCPC के सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान मध्यस्थता राष्ट्र के लिए दिनांक 1 जुलाई से 7 अक्टूबर 2025 तक संचालित किया जा रहा है। मध्यस्थता प्रकरणों के निराकरण की सरल एवं निष्पक्ष आधुनिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मध्यस्थ अधिकारी दबाव रहित वातावरण में विभिन्न पक्षों के विवादों का निराकरण करते हैं। मीडिएटर के रूप में प्रशिक्षित न्यायाधीश, प्रशिक्षित अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता एवं महिलाएं सम्मिलित होती है। मध्यस्थता के लाभ ही लाभ हैं। मध्यस्थता से विवाद का अविलंब एवं शीघ्र समाधान होता है तथा समय एवं खर्चों की बचत होने के साथ ही न्यायालयीन प्रक्रिया से भी मुक्ति मिलती है। मध्यस्थता अत्यधिक सरल एवं सुविधाजनक प्रक्रिया है, जिससे विवादों का हमेशा के लिए प्रभावी एवं सर्वमान्य समाधान होता है। समाधान में पक्षों की सहमति को महत्व दिया जाता है। अनौपचारिक, निजी तथा पूर्ण गोपनीय प्रक्रिया अपनाई जाती है। मध्यस्थता सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में सहायक है। मध्यस्थता में विवाद का निराकरण होने पर वादी को कोर्ट फीस एक्ट 1870 की धारा 16 के तहत पूरा न्यायालय शुल्क वापस प्राप्त करने का अधिकार होता है। मध्यस्थता अपनाएं, समय बचाएं, शीघ्र, सस्ता और सुलभ न्याय पाएं। अपने प्रकरण का मध्यस्थता के माध्यम से निराकरण कराने हेतु आप राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के हेल्पलाइन नंबर 15100 अथवा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के फोन नंबर 07752220170 अथवा अपने जिले के निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तहसील की स्थिति में निकटतम तालुका विधिक सेवा समिति से संपर्क कर सकते हैं। न्यायालय की प्रक्रिया से आप मुकदमा जीत सकते हैं, किंतु मध्यस्थता की प्रक्रिया से आप दिल जीत सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी।
प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर वन मंडल के मुख्य वन संरक्षक कार्यालय परिसर में स्थित एक बड़े पेड़ की कटाई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वजह अब तक साफ नहीं हो पाई। किसी ने कहा पेड़ झुक गया था, किसी ने दावा किया मंदिर निर्माण के लिए इसे हटाया गया, लेकिन असली कारण क्या है यह समझ से परे है। मामले पर जब अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो वे फील्ड में होने का हवाला देकर फोन काटते रहे, जबकि अन्य कर्मचारियों को भी इस कटाई की सही वजह की जानकारी नहीं थी। सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में एक पेड़ मां के नाम जैसी मुहिम चला रहे हैं, तब वहीं फॉरेस्ट विभाग, जिसकी जिम्मेदारी वृक्षों की रक्षा करना है, आखिर पेड़ों को काटने में क्यों जुटा हुआ है। अभी हम मौजूद हैं वन विभाग कार्यालय के अंदर, जहां एक हरे भरे बड़े वृक्ष को काटा गया है। आखिर इसकी वजह क्या है, काटने के अभी तक समझ से परे है। यहाँ जितने कर्मचारी यहाँ पे मौजूद थे उनसे पूछा गया कि आखिर क्यों इस पेड़ को काटा गया, लेकिन सभी ने कहा कि हमें जानकारी नहीं है। इस विभाग के अंदर इसी पेड़ को काट दिया गया जो फॉरेस्ट विभाग है, जहाँ पर पेड़ लगाने की बात की जाती है। हरे भरे पेड़ जिनके लगाने की चर्चाएँ जोरों पर होती है कि एक पेड़ माँ के नाम जो प्रदेश भर में जारी किया जा रहा है पेड़ लगाने के नाम से, लेकिन वहीं पे फॉरेस्ट विभाग की टीम ये इस पेड़ को काट रही है। आखिर क्यों, क्या वजह इस पेड़ को काटने की, ये समझ से परे है। आप देख सकते हैं किस तरह से कितने बड़े पेड़ को काटा गया है, और यहाँ पे जितने अधिकारी यहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे वो सब जवाब देने से कतराते हुए भागते खड़े नजर आए। अभी हम अंदर जाकर कोई अधिकारी हूँ उनसे बात करेंगे। आइए अंदर चलते, कोई ना कोई तो मिल ही जाएंगे हमें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामोता सूर्यवंशी। पेड़ को किस लिए काटा गया है? मेरे पति हैं। आप यहाँ किस पद में? मैं ये सहायक ग्रेड 2 में हूँ। ये सहायक ग्रेड 2 है। क्या नाम बताया आप? ये रामोता। रामोता जी। इनको भी नहीं पता है कि पेड़ को क्यों काटा गया। अधिकारी जी कहाँ बैठते हैं आपके? वहाँ पे हैं? आइए चलते हैं। मैम यहाँ पे अभी हम लोग आए हैं, पेड़ काटा जा रहा है। आप किस पद में मैम? मैं यहाँ पे दैनिक वेतन भोगी हूँ। मैं रेगुलर मैंने हाँ है ना। जी मैम, आप तो रेगुलर होंगे ना। ये किस लिए पेड़ पे यहाँ काटा गया है? एक पेड़ माँ के नाम पूरे देश भर चलाया जा रहा है कि वृक्ष लगाएं, वृक्ष बचाएं, पर्यावरण को सुरक्षित रखें। फिर यही फॉरेस्ट विभाग की ग्राउंड में पेड़ काटा गया है। नहीं, मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि सीसीएफ सर वो मंदिर को कुछ मतलब अच्छा कुछ करवाना चाह रहे हैं, उस वजह से। तो मंदिर को अगर अच्छा कराना है तो वो पेड़ काटने की जरूरत क्या थी? मुझे भी नई जानकारी है। ठीक है। आपका नाम? मीना मिश्रा। ये मीना मिश्रा जी किस पद में है मैम आप? सहायक ग्रेड 2। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम व्यास राजपूत है और इस संबंध में मेरे को कुछ नहीं कहना है। आपको जानकारी ही नहीं है? आप भी यहीं के हैं ना स्टाफ? झुक गया था तो भविष्य में गिर जाया करके। अच्छा, इनका कहना है वो झुक गया था। इतना अच्छा हट्टा कट्टा पेड़ झुक गया था, जैसे ऐसा लग रहा है सालों पुराना वृक्ष है, जर्जर हो गया था लग रहा है। देखने से तो काफ़ी ताज़ा दिख रहा है, लेकिन झुक गया बोल रहे हैं। एक का कहना है कि मंदिर को अच्छे से बेहतर बनाया जाएगा, इसके लिए पेड़ को काटा गया है। तो एक ने कहा कि पेड़ झुक गया था, कहीं गिर न जाए इसलिए काटा गया है। सीसीएफ से आप तो फ़ोन उठाने में असमर्थ महसूस हो रहे हैं और जवाब देने से भी कतरा रहे हैं। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पुरुषोत्तम दुबे, ग्रैंड न्यूज से। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी वुमेन्स सेल के बैनर तले आज बुधवार को शहर में एक विशेष पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले भर के वरिष्ठ डॉक्टरों ने महिलाओं में होने वाली विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं, खासकर कैंसर और फिजियोथेरेपी से जुड़ी दिक्कतों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर समाज में जागरूकता बढ़ाना बेहद जरूरी है, क्योंकि समय पर जांच और सही इलाज से गंभीर बीमारियों को रोका जा सकता है। उन्होंने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम महिलाओं में आत्मविश्वास और जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत अच्छी चर्चा के लिए यहाँ पर उपस्थित है। महिलाओं का जागरूक होना, किसी विषय पर चर्चा करना और विचारों का आदान प्रदान करना ये बेहद आवश्यक है। जब तक महिलाओं का उत्थान नहीं होगा, महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं होंगी, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए बहुत अच्छी चर्चा के लिए मैं टीम को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। पैनल डिस्कशन में गायनोकोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, फिजियोथेरेपी और अन्य चिकित्सा क्षेत्रों से जुड़े वरिष्ठ डॉक्टरों ने भाग लिया। डॉक्टरों ने बताया कि महिलाओं में कैंसर के कई प्रकार जैसे ब्रेस्ट कैंसर और
सर्वाइकल कैंसर समय पर जांच न होने के कारण बढ़ जाते हैं। वहीं प्रसव के बाद और उम्र बढ़ने के साथ होने वाली मांसपेशियों में कमजोरी और हड्डियों की समस्याओं के समाधान में फिजियोथेरेपी की अहम भूमिका होती है। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि महिलाएं अक्सर अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज कर देती हैं, जिसके कारण बीमारी गंभीर रूप ले लेती है। डॉक्टरों ने महिलाओं से नियमित स्वास्थ्य जांच कराने, संतुलित आहार लेने और सक्रिय जीवन शैली अपनाने की अपील की। जो महिला शाखा है इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी छत्तीसगढ़ ब्रांच, उसके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें उस विषय को चुना गया जो कि बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड विषय है और जिसके बारे में जानकारी होना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरतमंद है। और उसी के अंतर्गत आज जो पैनल डिस्कशन रखा गया, इसमें जो शहर के नामी डॉक्टर, न्यूट्रिशियन, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट सारे लोग सम्मिलित होंगे। अभी कुछ देर पहले हमारे माननीय मंत्री जी तोफन साहू जी ने सबको सम्मानित भी किया है। और इस कार्यक्रम को करने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस टॉपिक पे आज यहाँ पे चर्चा हो रही है, इस टॉपिक में अधिकतर महिलाएं इससे ग्रसित हैं और इसके बारे में जो ग्रसित होने के पीछे कारण ये है कि जानकारी का अभाव। इस पैनल डिस्कशन के द्वारा हम लोगों को जागरूक करने। तो इस टाइम पे महिलाएं बहुत सारे हार्मोनल बदलाव से गुजरती हैं, जिसमें उन्हें मानसिक उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज होता है, शारीरिक तो होता ही है। तो उसी विषय पे हमने इन मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ में हम उस मेनोपॉज की अवस्था को कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे वो स्मूथली चले जाए, बजाय सहने के उसको मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उस विषय पे हमारे सारे आज पैनलिस्ट मौजूद हैं, सारे विविधताओं वाले, स्पेशलिस्ट वाले, तो उनके साथ ही हम ज्ञात कर रहे हैं। और हमें बहुत खुशी है कि तोफन साहू सर भी इसमें उपस्थित हो पाए। मोनिका शर्मा जी एक पैनलिस्ट है इसमें, और साथ ही विधानी जी भी आई, बहुत अच्छा लगा। इस मौके पर महिला स्वास्थ्य से संबंधित पंपलेट और ब्रोशर भी बांटे गए, जिनमें विभिन्न बीमारियों के लक्षण, बचाव के उपाय और इलाज की जानकारी दी गई। यह आयोजन न केवल एक चिकित्सा चर्चा थी, बल्कि महिलाओं को अपनी सेहत के प्रति सजग और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हुआ। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ऐसे जागरूकता कार्यक्रम जिले के अलग अलग हिस्सों में भी आयोजित किए जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक सही जानकारी पहुंच सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में हुई स्टाफ कमेटी की बैठक में आखिरकार दूषित भर्ती के जरिए आए 29 कर्मचारियों को दोबारा बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बैंक ने विभागीय कार्रवाई पूरी करते हुए एक शाखा प्रबंधक, 4 सहायक लेखापाल, 8 पर्यवेक्षक, 6 लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर और 10 समिति प्रबंधकों को सेवा से पृथक कर दिया। दिलचस्प ये है कि ये वही कर्मचारी हैं जो पहले भी बर्खास्त हो चुके हैं, लेकिन न्यायालय लड़ाई के भरोसे फिर से कुर्सी पर लौटे थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी 12 अगस्त 2025 को इनकी अर्जी खारिज कर मानो साफ कह दिया कि गलत रास्ते से आए तो बार बार बाहर ही जाना पड़ेगा। अब बैंक ने भी हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल कर यह साफ कर दिया है कि इस भर्ती की फाइल शायद अब सिर्फ न्यायालय और इतिहास में ही बचेगी। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र में हुई चाकूबाजी की वारदात में गंभीर रूप से घायल युवक की जान सिम्स के डॉक्टरों ने बचा ली। बीते 31 जुलाई को चोर भट्टी में मामूली कहासुनी के बाद आरोपियों ने युवक पर 17 बार चाकू से वार किया था, जिसमें उसकी अतड़ी
सहित शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई थी। हालत नाजुक होने के बावजूद डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन कर युवक को मौत के मुंह से बाहर निकाला। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। जूना बिलासपुर के पास हुई चाकूबाजी की वारदात में सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला। पुलिस के अनुसार बाइक से भिड़ंत होने के बाद आपसी विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने 2 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। गिरफ्तार आरोपियों में सैफ उर्फ सैफू खान, अमन उर्फ अरान खान शामिल है। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। बिलासपुर के थाना सकरी क्षेत्र अंतर्गत कोटा मोड़ के पास रक्षाबंधन की रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में दंपत्ति की खुशी मातम में बदल गई। जानकारी के मुताबिक कोमल राम पाटले 12 अगस्त की रात अपनी पत्नी पूनम पाटले के साथ गांव झलरी से रक्षाबंधन मनाकर मोटरसाइकिल से घर अमेरी लौट रहे थे। जैसे ही वे कोटा मोड़ के पास पहुंचे, पीछे से आ रही स्कूटी चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उनकी बाइक को साइड से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों सड़क पर गिर पड़े, जिसमें पूनम पाटले गंभीर रूप से घायल हो गई और मौके पर ही बेहोश हो गई। राहगीरों की मदद से उन्हें तुरंत सिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर सकरी पुलिस मौके पर पहुंची और स्कूटी चालक के खिलाफ धारा 106(1) BNS के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जहजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ने अपनी 12 सूत्री मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। संगठन ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी प्रमुख मांगों पर विचार नहीं हुआ तो 1 सितंबर से प्रदेश व्यापी हड़ताल शुरू की जाएगी। यह प्रदर्शन प्रदेश की सभी जिलों में महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भागीदारी के साथ किया जाएगा। संगठन की प्रमुख मांगों में कार्यकर्ता और सहायिकाओं को तत्काल शासकीय कर्मचारी घोषित करना, मध्य प्रदेश की तर्ज पर प्रतिवर्ष 10% मानदेय वृद्धि, पर्यवेक्षक भर्ती में आयु सीमा हटाकर 50% पदोन्नति, सहायिकाओं को पदोन्नति और आयु सीमा का बंधन खत्म करना शामिल है। इसके अलावा पोषण ट्रैकर ऐप में बार बार आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान, 5G मोबाइल उपलब्ध कराने, सही प्रशिक्षण देने और आधार लिंकिंग की दिक्कतें दूर करने की मांग की गई। अपनी कल मुख्य मांगों को लेकर हम कलेक्टर सर के पास में आए हैं। हमारी इस मुख्य मांग है कि कार्यकर्ता सहायिका बहनों को पहले शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। दूसरी हमारी मांग है, जो मध्य प्रदेश में हर साल 10% हमारे मानदेय में वृद्धि होता है, तो हम भी चाहते हैं कि अपने मुख्यमंत्री जी से कि 10% हमारा भी मानदेय में वृद्धि किया जाए हर साल। और हमारे को दूसरा है कि जो पर्यवेक्षक की भर्ती होती है उसमें 100% हमारी बहनों को, कार्यकर्ता सहायिका बहनों को लिया जाए। पर्यवेक्षक भर्ती तत्काल निकाली जाए, जिसको बहुत सालों से अभी निकाल नहीं रहे, पेंडिंग में चल रहा है। और जो आयु सीमा है उसको हटाया जाए। मोबाइल दिया गया वो कोई काम का नहीं है, सिर्फ डब्बा है। और कहते हमको जो रिचार्ज का पैसा देते हैं 166 रुपया, 166 से क्या होगा? क्या रिचार्ज होगा? ना काम होता है, ना कुछ नहीं हो पाता है, जिसके लिए हमको बहुत सारी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनको कहते हैं मोबाइल में काम करना भी नहीं आता। तो उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाए, जैसे जैसा नया नया वर्जन आता है उसमें प्रशिक्षण दिया जाए। और जो पोषण टेकर में हम लोगों की जो समस्याएं आ रही है उस समस्या को दूर किए जाए और सही समय पे हम लोगों को डाटा जो खर्च आता है
नेट पैक वो दिया जाए। हम लोगों को क्योंकि मोबाइल जो दी गई है वो 2GB का है और 5GB से काम हो रहा है, तो ये जमीनी स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे टावर नहीं होने के कारण, सिग्नल नहीं होने के कारण बहुत सारी समस्या आ रही है, जिसके वजह से हम लोग एक हितग्राही के घर में 5-5 बार 6-6 बार जाना पड़ रहा है और हितग्राही लोग सही जानकारी नहीं देने के कारण किसी का मोबाइल बंद है तो किसी की मोबाइल स्विच ऑफ करके रखे हैं और कोई OTP बताने के लिए इनकार करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों के मानदेय में भी कटौती हो रहा है। और हम लोगों को एक ही मांग है, मेन मांग हम लोगों के शासकीय कर्मचारी घोषित किए जाए। शासन को हम लोग यही बस दिखाना चाहते कि हम लोग की मांग पूरी हो और हर हाल में उनको पूरा करना। आगे की रणनीति ये है कि हम लोग आगामी हड़ताल करेंगे और अनिश्चित हड़ताल में बैठेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग अनिश्चित हड़ताल में बैठेंगे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें पोषण आहार ले जाने में हितग्राहियों द्वारा अनावश्यक अड़चनें दी जाती हैं, जो कार्य में बाधा डालती हैं। संगठन ने सेवा समाप्ति पर 10 लाख रुपए देने, सम्मान सुविधा प्रणाली समाप्त करने, गंभीर बीमारी की स्थिति में मेडिकल अवकाश के साथ मानदेय देने और प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित राशि देने की मांग रखी है। साथ ही छत्तीसगढ़ महिला कोष की तर्ज पर विभागीय ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की बात भी कही है। अन्य मांगों में ईंधन की राशि समय पर देना, सभी केंद्रों में सिलेंडर और तुलाई मशीन उपलब्ध कराना, सुपोषण चौपाल और मातृत्व वंदन योजना की राशि हर माह जारी करना और 3 से 6 साल के बच्चों का स्कूल में प्रवेश रोकने के लिए ठोस निर्णय लेना शामिल है। संघ ने कहा कि लंबे समय से मांगे लंबित होने के बावजूद शासन प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। महंगाई और कार्यभार में वृद्धि के बावजूद मानदेय बेहद कम है, जिससे जीवन यापन मुश्किल हो रहा है। हम सहायिका दीदियों को बहुत परेशानी है। ईंधन में 1 रुपया 2 रुपये देते हैं, 1 रुपये 2 रुपये में हमारे लोगों को गुंजाइश नहीं चल रहे हैं। कार्यकर्ता दीदी लोग सर्वे में चले जाते हैं भैया, और हम लोग बच्चों को देखें या तो खाना बनाएं, कैसे करेंगे भैया? चूल्हा में फूकते रहते हैं, बच्चे लोग भाग जाते हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं गैस दिया जाए और हर महीना हमारे ईंधन का पैसा दिए जाए। तो अभी कितना रुपया दिया जा रहा है? अभी तो 1 रुपया 1.5 रुपया में देते हैं ईंधन का। 1-2 रुपये में क्या होते हैं? कुछ भी नहीं होते हैं। अभी तो सब माचिस भी नहीं आते हैं। कम से कम महीना में 500 दिया जाए। वहाँ के जो हितग्राही हैं घर में जा रहे हैं तो 1 बार 2 बार कई बार जा रहे हैं, लेकिन उनका आधार कार्ड से लिंक नहीं है उनके मोबाइल से, इससे बार जाते हैं और एक दिन जाते हैं बोलते हैं दीदी कल कराएंगे, कल जाओ तो बोलते हैं परसों कराएंगे। इस तरह से बच्चों का सत्यापन कर रहे हैं। आंगनबाड़ी में जो बच्चे दर्ज हैं उनका अपन लोग सत्यापन कर रहे हैं। जो आदेश दिया गया है कि सत्यापन करना है, अगर ये सत्यापन पूरा नहीं होता है तो हमारे जो सुपरवाइजर हैं और CDPO हैं, इनके तरफ से हम लोग को बार प्रेशर मिलता है कि आप लोग करिए, नहीं तो आप लोग का मान। महिलाओं का कहना है कि वे गर्भवती महिलाओं की देखभाल से लेकर बच्चों के पोषण, टीकाकरण, शिक्षा, स्वच्छता अभियान और कई सरकारी योजनाओं में योगदान देती हैं, इसलिए उनकी मांगों पर तत्काल कार्रवाई जरूरी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के कश्यप कॉलोनी के पास एक पुलिस आरक्षक पर कुछ युवकों ने रॉड से हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार आरक्षक की गाड़ी को ठोकर लगने के बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया और युवकों ने रॉड से आरक्षक पर कई वार कर दिए, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आ गई। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। घायल आरक्षक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दिलीप सिंह जो कि कश्यप नगर के रहने वाले हैं, ये थाना आए हुए थे, जिसको चोट लगी हुई है, जो अपने घर के सामने ही कार में खड़े थे और पीछे से एक स्कूटी आकर इसे ठोकर मारी है। ये उतरकर उनसे पूछे हैं कि ठोकर कैसे मारती है। इसी बात को लेकर जो स्कूटी चालक है विवाद करने लगा और अपने अन्य साथियों को बुलाकर उनके साथ मारपीट किया है और उनको चोट आया है, जिसको अभी मुलाहिजा के लिए भेजा गया है और विवेचना में लिया गया है। FIR किया जाएगा अभी, और जो आरोपी लोगों थे वो 3 लोगों को उठाकर पूछताछ किया जा रहा है। अभी तक तो पुरानी रंजिश वाला कोई मामला सामने नहीं आया है। ये जांच से ही पता चलेगा कि पुरानी रंजिश है या अन्य मामला है। ये आरक्षक के पद पर पदस्थ है और आज अपने घर में शाम को
था वहीं पर घर के सामने की ही घटना है। अगलतरा थाना क्षेत्र में बुधवार को हुई चाकूबाजी की घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 18 वर्षीय आकाश कुर्रे की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के पिता ने बताया कि उनका बेटा आकाश कुर्रे गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने पूरी कोशिश के बावजूद उसे बचाने में असमर्थ रहे। पोस्टमार्टम के लिए आकाश का शव सिम्स अस्पताल के मरचूरी में लाया गया। चर्चा के दौरान मृतक के पिता ने बताया कि इस घटना में करण सोनी और मोनू दोनों निवासी मुलमुला शामिल थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों ने आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश है और वे भी सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना के पीछे की वजह जानने की कोशिश कर रही है। भलाई से करण सोनी है, बाद में चाकू मारी कौन साला चाकू मारी? आकाश ला कौन मारी? कौन है आकाश? आकाश मोर बेटा है। कते को उम्र की? यह 18 साल। अच्छा, कहाँ में घटना में ऊपर कैसे घटी? यह वर्धा प्लांट का रखे है भाई। कहाँ है? यह अकलतरा का। कैसे टाइप घटना घटी? यह हो इसका है इला बुलाए गए है पहली मैंने कि आप पीबो खाबो कही के कौन बुलाई? करण सोनी है। कहाँ के? झलमला के। ओकर बाद में इला बुला के ओकर बाद में चाकू मारे है भाई। पुराना रंजिश है? हाँ, पुराना रंजिश है भाई। क्या मामला में लड़ाई झगड़ा? हाँ, काई पर लड़ाई झगड़ा हुआ? क्या मामला? मतलब घर के रंजिश रिश्ते थे। हाँ, तो वो जिन सोनी मारे थे ना, तुम रिश्तेदार है कौन? नहीं, सर मैंने पारेश के मोहल्ला के गए। ठीक, तो कतेक दिन के पुराने इंटरव्यू बात? यह कम से कम 2-3 महीने पहले के हुई भाई। तो लड़ाई झगड़ा हो रही पिछले बार? पहली बार हो रहे हैं। थाना वाना में मामला दर्ज करवा रहे? मामला दर्ज नहीं हो रही थे, सिर्फ अत्यारी से कि मतलब मैंने कागज है झगड़ा लड़ाई नहीं हो ऐसे टाइप के गांव से लाकर समझा वो हो गया इसे बस अत्ते बस रही भाई। कभी का स्थिति भाई अब तो नहीं है। हाँ, अब काला गुट का हम अब का दे हैं भाई, मोला हिसाब से भाई पकड़ा गए भाई। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के तखतपुर ब्लॉक के शासकीय हाई स्कूल चना डोंगरी में नाबालिग छात्रों से ट्रांसफार्मर लगवाने जैसा जोखिम भरा काम करवाने का मामला सामने आया है। यह न केवल बच्चों की जान के लिए खतरा था, बल्कि बाल श्रम और सुरक्षा से जुड़े कानूनों का भी उल्लंघन था। घटना के बाद DEO ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। चना डोंगरी हाई स्कूल में पढ़ाई करने आए स्कूली बच्चों को किताब कॉपी छोड़कर ट्रांसफार्मर लगाने जैसे खतरनाक कार्य में लगा दिया गया। इस घटनाक्रम ने शिक्षा विभाग और बिजली विभाग दोनों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि बिजली विभाग के अधिकारी बिना मजदूर और तकनीशियन के स्कूल पहुंचे और ट्रांसफार्मर लगाने के दौरान बच्चों से रस्सी खिंचवाई। न तो किसी तरह के सुरक्षा उपकरण का इस्तेमाल किया गया, न ही प्रशिक्षित स्टाफ की मौजूदगी रही। ग्रामीणों के अनुसार अगर रस्सी अचानक छूट जाती या तार में खराबी आ जाती तो बच्चों की जान पर खतरा था। बिलासपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री को छात्र हित में ज्ञापन देने पहुंचे 4 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। कोनी थाना पुलिस ने NSUI से जुड़े सार्थक मिश्रा,
सुदीप शर्मा, अवनीत पांडे और शुभम जायसवाल के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि ये सभी छात्र मुख्यमंत्री को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपने खड़े थे, तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र स्थित सूर्या विहार फेज 2 में एक शिक्षिका के मकान में देर रात उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। आरोप है कि शिक्षिका के सहकर्मी के पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। हंगामे के दौरान आरोपियों ने कार, साइकिल, रेलिंग, खिड़की और दरवाजों को तोड़ डाला। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपियों की हरकतें साफ नजर आ रही हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।